हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है एसएससी सीएचएसएल की जो इम्पोर्टेंट जीके जीएस एमसीक्यू पीवाई की सीरीज। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा यदि आप एसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जैसे सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस तीनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा ये वीडियो, क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चन लाए गए हैं सारे पीवाई की सीरीज से लाए गए हैं। ठीक है, तो चलिए सीधे प्रश्न में चलते हैं। फ्रेंड, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं डेली 7 बजे शाम को जीके जीएस का वीडियो अपलोड करता हूँ जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। चलिए प्रश्न में चलते हैं। 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली? बताइए फ्रेंड यदि क्वेश्चन का आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो राइट आंसर होगा लोधी वंश के शासक को। ठीक है, और लोधी वंश के शासक कौन था? तो इब्राहिम लोधी था। ठीक है फ्रेंड, तो इब्राहिम लोधी को हरा कर बाबर ने किसकी नींव डाली थी? मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी वो। और कब हराई थी फ्रेंड? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हराई थी। ठीक है, तो आप इसको याद रखिए, 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हराया था। तब उसके बाद बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था फ्रेंड? बताइए, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था और बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। फ्रेंड, इसमें जितने प्रश्न लाए गए सारे पीवाईक्यू सीरीज से लाए गए हैं। बाबर ने प्रसिद्ध तुलगमा नीति प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था फ्रेंड? बताइए, तुलगमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पानीपत के प्रथम युद्ध में किया था। ठीक है, पानीपत के प्रथम युद्ध में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मैं पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था ये मैं पिछले क्वेश्चन में बता दिया हूँ आपको, 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। सूरत अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला विभाजन कब हुआ था फ्रेंड? बताइए, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न फ्रेंड, कब हुआ था? राइट आंसर होगा 1907 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। सन 1907 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन सूरत में हुआ था। ठीक है, जिसमें कांग्रेस गर्म दल और नरम दल दो दलों में बट गई थी। ठीक है, तो आप इसको याद रखिए, इसी जो गर्म दल और नरम दल जो बंटवारा हुआ था इन्हीं को ही सूरत विभाजन कहा गया। ठीक है फ्रेंड, और 1907 में हुआ था। 1907 के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो राज बिहारी घोष ने की थी। तो आप इसको भी याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। पहाड़ी काट कर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था फ्रेंड? बताइए, किसने करवाया था? राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रकूट ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में किसने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था फ्रेंड? बताइए, किसने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका राजराजा प्रथम ने कराया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। तंजौर के राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण राजराजा प्रथम ने करवाया था। इसे 1003 और 1010 ईस्वी के बीच बनवाया गया था। ठीक है मैडम, तो अब इसको भी याद रखिए। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यह मंदिर भगवान शिव के लिए समर्पित है। इसे दक्षिणा मेरू के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, दक्षिणा मेरू के नाम से भी जाना जाता है, तो आप इसको याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? अद्वैतवाद के प्रतिपादक के सिद्धांत कौन थे फ्रेंड? बताइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। राइट आंसर होगा शंकराचार्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। 1885 से 1905 के काल के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन उदारवादी नेताओं का प्रभुत्व था। उनके आंदोलन का मुख्य ढंग क्या था फ्रेंड? बताइए, मुख्य ढंग क्या था जो हमारे 1885 से 1905 के समय में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन चलाया गया था, वो किस सिद्धांत पर चलाया गया था? बताइए फ्रेंड, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राइट आंसर रहेगा संवैधानिक आंदोलन। ठीक है, वो संवैधानिक आंदोलन के उनका जो आंदोलन चलाए थे वो संवैधानिक आंदोलन का मुख्य ढंग था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी फ्रेंड? बताइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राइट आंसर हो जाएगा इसका बम्बई में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 1885 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, बम्बई में। तो आप इसको भी याद रखिए, 1885 ईस्वी में बॉम्बे में हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। घंटा मर्दाला कहाँ का लोक नृत्य है? बताइए फ्रेंड, कहाँ का लोक नृत्य है?
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश का, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, चेरोकान कहाँ की लोक नृत्य शैली है फ्रेंड बताइए। चेरोकान कहाँ की लोक नृत्य शैली है। राइट आंसर हो जाएगा मिजोरम, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चेरोकान जो है वो मिजोरम की प्रसिद्ध लोक नृत्य शैली है, ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षाओं की दृष्टि से। चलिए नेक्स्ट, लाई हरोबा लोक नृत्य शैली किस राज्य में प्रचलित है फ्रेंड बताइए। किस राज्य की प्रचलित लोक नृत्य शैली है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लाई हरोबा जो है वो मणिपुर की प्रसिद्ध लोक नृत्य शैली है, तो आप इसको याद रखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। कोमी नागा लोक नृत्य किस राज्य से प्रचलित है फ्रेंड बताइए। कोमी नागा लोक नृत्य किस राज्य से प्रचलित है। तो राइट आंसर होगा नागालैंड, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, लोक नृत्य लंबारी किस राज्य से संबंधित है फ्रेंड बताइए। लोक नृत्य लंबारी किस राज्य से संबंधित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो लंबाडी लोक नृत्य शैली है वो आंध्र प्रदेश की प्रमुख लोक नृत्य शैली है, ठीक है। प्रसिद्ध लोक नृत्य शैली आंध्र प्रदेश की है, ठीक है। तो आप इसको याद रखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले थे बताइए फ्रेंड। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले थे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सुरकोटदा, ठीक है। और ये सुरकोटदा कहाँ पर है फ्रेंड, तो गुजरात के कच्छ जिले में है, ठीक है। आप इसको भी याद रखिएगा, गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है, ठीक है। चलिए हम इसके इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, उसमें सारे इंपोर्टेंट पॉइंट में दिया गया है। सुरकोटदा गुजरात में स्थित एक पुरातात्विक स्थल है। यह एक सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है, ठीक है। तो आप इसको याद रखिए, गुजरात के कच्छ जिले में स्थित सुरकोटदा की खोज 1964 ईस्वी में जगपति जोशी ने की थी, ठीक है। तो आप इसको भी याद रखिए, सुरकोटदा की खोज जगपति जोशी ने की थी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर, इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर, सिंधु घाटी सभ्यतावासी के सिंधु घाटी सभ्यतावासी के घर किस चीज के बनाए गए थे फ्रेंड बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो राइट आंसर रहेगा ईंट से, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, हड़प्पा कालीन समाज कितने वर्गों में विभाजित किया गया था। हड़प्पा कालीन समाज कितने वर्गों में विभाजित किया गया था फ्रेंड बताइए। इसका राइट आंसर रहेगा विद्वान, योद्धा और व्यापारी और श्रमिक, ठीक है। चार चार वर्गों में विभाजित किया गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको याद रखिए, ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट, कौन मुद्रास्फीति के नियंत्रण की विधि नहीं है। कौन मुद्रास्फीति के नियंत्रण की विधि नहीं है फ्रेंड बताइए। तो राइट आंसर होगा मुद्रा दर में कमी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो मुद्रा नियंत्रण की विधि जो है वो मांग पर नियंत्रण, मुद्रास्फीति पर निर्भरता, वस्तुओं की राशनिंग, ये सभी है, लेकिन ब्याज दर में कमी नहीं है, ठीक है। ये मुद्रास्फीति के नियंत्रण की विधि नहीं, ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। तो आप इसको याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट, भारत में मुद्रास्फीति ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है फ्रेंड बताइए। किसका प्रयोग किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो राइट आंसर होगा थोक मूल्य सूचकांक, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 20, भारत में मुद्रास्फीति मापी जाती है, कैसे मापी जाती है फ्रेंड बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो राइट आंसर हो जाएगा थोक मूल्य सूचकांक द्वारा, ठीक है। मुद्रास्फीति जिस प्रकार मापी जाती है उसे थोक मूल्य सूचकांक कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। चलिए नेक्स्ट, भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में विभाजित किया गया फ्रेंड बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 25। जब भारतीय संविधान रचा गया था तो उस समय 22 भाग थे, ठीक है। लेकिन अब वर्तमान में 25 टोटल भाग हैं, ठीक है, संशोधन के हिसाब से। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 25, ठीक है फ्रेंड। तो आप इसको याद रखिए। चलिए नेक्स्ट, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है बताइए फ्रेंड। प्रक्रिया का उल्लेख किस में है। तो राइट आंसर होगा भाग 20 में, ठीक है, भाग 20 में है, ठीक है। तो आप इसको भी याद रखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। संविधान के भाग 20 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट,
संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान दिए गए हैं? बताइए फ्रेंड, किस में दिए गए हैं? पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान किस में दिए गए हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताइए फ्रेंड फटाफट। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राइट आंसर हो जाएगा भाग 9 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो पंचायती राज व्यवस्था की संविधान की प्रावधान दिया गया है वो भाग 9 में दिया गया, ठीक है, भाग 9 में। अब इसको याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। भारत को कितने डाक जोन में विभाजित किया गया है? बताइए फ्रेंड, भारत को कितने डाक जोन में विभाजित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा 9, यहाँ पर 9 रहेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 9, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 9, ठीक है। चलिए इसके इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। भारत में कुल 9 डाक क्षेत्र हैं, जिसमें 8 प्रादेशिक क्षेत्र और एक कार्यात्मक क्षेत्र भारतीय सेना के लिए, ठीक है। ये 8 प्रादेशिक क्षेत्र हैं और एक कार्यात्मक क्षेत्र ओनली भारतीय सेना के लिए शामिल है, ठीक है। डाक क्षेत्र को डाक सूचकांक संख्या PIN के पहले अंक द्वारा इंगित किया जाता है। तो आप इसको भी याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से। चलिए नेक्स्ट। फ्रेंड इसमें 30 प्रश्न दिया गया था, आप कमेंट करके बताइएगा जरूर कि आप कितने प्रश्न का आंसर जानते थे या कितने प्रश्न आंसर सही थे आपके। सुएज नहर कब बनकर तैयार हुई थी? बताइए फ्रेंड, सुएज नहर कब बनकर तैयार हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा 1869 ईस्वी में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। सुएज नहर की लंबाई कितनी है? बताइए फ्रेंड, सुएज नहर की लंबाई कितनी है? तो राइट आंसर रहेगा 168 किलोमीटर, ठीक है। तो आप इसको भी याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट। विश्व की सर्वाधिक खारे जल की झील वान झील किस देश में स्थित है? फ्रेंड बताइए, किस देश में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा तुर्की देश में स्थित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 28 पर, क्वेश्चन नंबर 28। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है? बताइए फ्रेंड। राइट आंसर रहेगा अप केंद्र, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का कारण क्या है? फ्रेंड बताइए, क्या कारण है? इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्य मूल वेग से कम होता है, ठीक है फ्रेंड। यही कारण है जिसके कारण वायुमंडल नहीं होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 पर। भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल होता है कितना होता है? फ्रेंड बताइए फटाफट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 24 घंटे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। भू स्थिर जो उपग्रह होते हैं फ्रेंड, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स का जो आवर्तकाल होता है वो 24 घंटे का होता है, ठीक है। तो आप इसको भी याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षाओं की दृष्टि से। फ्रेंड इसमें 30 प्रश्न दिया गया था, आप जरूर कमेंट करके बताइए आपके कितने प्रश्नों का आंसर सही है, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में आगे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।